हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट, आज मैं जो टॉपिक करने जा रहा हूँ वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है वो भी हम लोग पढ़ेंगे। देखो, ये जो चैप्टर है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें कई सारे कॉन्सेप्ट है और अगर बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट का पता ना हो तो यहाँ माइनर मिस्टेक होने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। तो इसलिए हम लोग इसको अच्छे वे में समझेंगे, पहले समझेंगे कि होता क्या है, फिर इस पर हम लोग न्यूमेरिकल कैसे अप्रोच करेंगे, ये सभी कुछ हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी में क्या डिफरेंस है ये तुम लोग पहले भी पढ़े हुए हो, लेकिन वहाँ पे इलेक्ट्रिक नहीं था, वहाँ पे क्या था, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल था। ठीक ना, वहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी था और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल था। सब कुछ सेम है, वहाँ पे भी स्केलर क्वांटिटी था, यहाँ पे भी स्केलर क्वांटिटी, सब कुछ सेम है। तो सर अंतर क्या है? देखो अंतर क्या है ना, वहाँ पे तुम लोग मास के कारण पढ़े थे और यहाँ पे हम लोग चार्ज के कारण पढ़ेंगे, इसलिए इसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक का मतलब चार्ज से हो रहा है और पोटेंशियल, ठीक ना। तो इलेक्ट्रिक के कारण पोटेंशियल जो होगा वहाँ पे मास के कारण था, इसलिए इसको हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बोल रहे थे। क्लियर है यहाँ तक? तो देखो क्या है, सबसे पहले इसको डेली लाइफ से कोरिलेट करते होता क्या है पोटेंशियल एनर्जी। देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है ना, पोटेंशियल एनर्जी कोई एक चार्ज प्रोड्यूस नहीं कर सकता। पोटेंशियल एनर्जी के लिए दो चार्ज का होना बहुत जरूरी है पोटेंशियल एनर्जी के लिए, क्योंकि ये पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम में होता है, नॉट कि एक चार्ज में होता है। जैसे मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, देखो क्या है, जैसे एक स्प्रिंग ले लो, स्प्रिंग ले लोगे, ठीक है। स्प्रिंग को जब लेते हो तुम तो एक बॉल उसमें ऐसे कंप्रेस करो, बॉल को क्या करो, कंप्रेस कर रहे हो। तो जब तुम बॉल को कंप्रेस कर रहे हो, ठीक ना, तो एक बात होता है, स्प्रिंग में जब बॉल को कंप्रेस करोगे तो तुम क्या करो, वर्क। तो कोई तुमसे पूछेगा बताओ कि वर्क कहाँ गया, तो तुम बता सकते हो यस सर ये वर्क गया किसमें, पोटेंशियल एनर्जी। उस पोटेंशियल एनर्जी का नाम क्या था, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो जो तुम वर्क की वो किस में कन्वर्ट हो गया, पोटेंशियल एनर्जी में। वो एनर्जी किसके किस में है, स्प्रिंग प्लस उस बॉडी के अंदर, जिस बॉडी को उसके इससे अटैच करके कंप्रेस किए थे। तो इस पूरे सिस्टम में क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी था। पोटेंशियल जो है ना एक चार्ज के कारण होता है, पोटेंशियल एनर्जी दो चार्ज के कारण होता है। ये दोनों चीज को हम लोग अच्छे से समझेंगे। पहले तो समझ में आया पोटेंशियल एनर्जी क्या है। स्प्रिंग को जब तुम कंप्रेस करते हो तो वो वहां पे क्या वो तुम जो वर्क करते हो किसके फॉर्म में बन जाता है, वो क्या बन जाता है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में बन जाता है, ठीक है। अब तुम जब भी वो पोटेंशियल एनर्जी से चाहोगे कि वर्क करवा लो, तो पोटेंशियल एनर्जी, जैसे एक बंदूक में तुम ऐसे बचपन में जो बंदूक आता था उसको कंप्रेस कर देते, उसके अंदर क्या जाता था, पोटेंशियल एनर्जी। हम लोग से नहीं हो पाता था तो हम लोग अपने पापा से करवा लेते थे कि है ना कंप्रेस करके देने के लिए, तो वो कंप्रेस कर देते और जहाँ पे भी हम लोग छोड़ते थे वो पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाता था, काइनेटिक एनर्जी में। क्लियर है? तो ये होता है पोटेंशियल एनर्जी। जैसे ये मार्कर है, अब देखो मार्कर को हम नीचे से ऊपर उठाएंगे, ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। बोलोगे सर कैसे? तो चलो मार्कर की जगह एक पत्थर उठाओ, ठीक है, यहाँ तक। अब इसके पास एक एनर्जी, वो क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। तुम बोलोगे सर कैसे पता पोटेंशियल एनर्जी? नीचे किसी को लेटा देना और पत्थर को छोड़ देना, तो देखो वो चिल्लाएगा कितना तेज। क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों? क्योंकि जो तुम्हारे पास पोटेंशियल एनर्जी था, जो तुम वर्क किए ऊपर उठाने में पत्थर को, वो किस में वर्क किस में चेंज हो गया, पोटेंशियल एनर्जी में। और जब तुम उसको छोड़ते हो तो डेट पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, और उस बंदे को क्या करता है, हर्ट हो जाता है, उसको चोट लग जाता है। समझ में आया क्या मैं बोल रहा हूँ, ठीक ना। तो ये होता है क्या, पोटेंशियल एनर्जी। हर जगह तुम्हें पोटेंशियल एनर्जी मिलता है, कहीं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, कहीं पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, कहीं पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है। कई तरीके का हम लोग क्या पढ़ते हैं, पोटेंशियल एनर्जी पढ़ते हैं। समझ में आया तो मैं क्या बोल रहा हूँ, पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो हम लोग अब चार्ज के कारण क्या पढ़ने जा रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी। तो देखो पोटेंशियल एनर्जी का जो डेफिनेशन है ना, तो बोल सकते हो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। एक चार्ज मान लो यहाँ पर रखा हुआ है, क्यू क्या है, एक चार्ज है, ठीक है। अब इसके कारण अकेला ये चार्ज पोटेंशियल एनर्जी नहीं बना सकता। पोटेंशियल एनर्जी के लिए एटलीस्ट दो चार्ज चाहिए होता है, क्योंकि ये एक सिस्टम में बनता है। समझ में आया? क्लियर है? तो दो चार्ज का होना क्या जरूरी है। तो अब मान लो ना, एक चार्ज को, प्लस चार्ज को मान लो तुम यहीं से ला रहे हो, प्लस चार्ज है, इसको पास ला रहे हो, ये भी प्लस वो भी प्लस। तो बताओ इस चार्ज को पास लाने में तुम्हें वर्क करना पड़ेगा। यस सर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जो चार्ज है इसके पास जब तुम लाओगे, जब तुम पास लाओगे तो ये चार्ज इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। ये चार्ज इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। जब ये चार्ज इसको रिपेल करेगा तो तुमको पास में, ये चार्ज को जब तुम पास ले जाओगे तुम्हें क्या करना पड़ेगा,
वर्क करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये जब रिपल करेगा तुमको एक फोर्स लगाना पड़ेगा ऐसे। जब तुम इस पर फोर्स लगाओगे, क्योंकि ये रिपल्सन दे रहा है, तो जब तुम फोर्स लगा रहे हो डिस्प्लेसमेंट, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों है, तो बताओ वहां पे क्या होगा, वर्क होगा। और फिर पूछोगे वर्क कहाँ गया, तो किसके फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। ठीक ना, क्लियर है। तो बोलोगे सर पहला चार्ज लाने में वर्क क्यों, पहला एक चार्ज मिलकर पोटेंशियल एनर्जी क्यों नहीं बना सकता। अच्छा क्वेश्चन है, देखो तुरंत समझ में आ जाएगा। देखो पहला चार्ज जब तुम लाए थे कहीं से भी, जब यहाँ रखे, तो ये चार्ज को रोक कौन रहा है यहाँ आने से, कोई नहीं रोक रहा है ना। ये चार्ज को रोक कौन रहा है यहाँ आने से, कोई रोक रहा है क्या, नहीं। जब कोई रोकेगा नहीं तो तुम फोर्स लगाओगे नहीं, जब तुम फोर्स लगाओगे नहीं तो वर्क डन होगा नहीं। जैसे मान लो ग्रेविटी ना होता, जी ना होता, तुम एच हाइट तक इसको मार्कर को आप ऊपर ला भी रहे हो, तो वर्क डन क्या लिख, तुम लोग पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखते हो, एम जी एच। जी की वैल्यू अगर जीरो होती तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता, जीरो हो जाता ना। समझ में आया। तो पोटेंशियल एनर्जी होने के लिए वहां पे कोई एक फोर्स का होना जरूरी है। स्प्रिंग में क्यों लगा वो वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी में क्यों कन्वर्ट हुआ, क्योंकि स्प्रिंग के पास क्या था, रेजिस्टेंस फोर्स था, इस कारण पोटेंशियल एनर्जी में वो कन्वर्ट हुआ ना तुम्हारा वर्क। आई बात समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, क्लियर है। कैंडल में पोटेंशियल एनर्जी क्यों नहीं आता, क्योंकि उसके पास फोर्स नहीं है अपने आप को रजिस्ट करने का, वो तुरंत टूट जाता है। तो तुम्हारा वर्क जो है, तुम्हें वर्क जो है तुम्हारा उसमें इसके पास जो रिस्टोरिंग फोर्स होना चाहिए कैंडल में, वो नहीं होता है। तो इस कारण से वहाँ वर्क डन क्या हो जाता है, सॉरी वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी नहीं होता। तो देखते हो कभी भी कैंडल को अगर घुमाते हो, दोबारा कैंडल को घुमाते हो, उसको चाहोगे वो बॉल को फेंक दे दूर तक, हो सकता नहीं हो सकता ना, लेकिन स्प्रिंग में होता है, क्योंकि उसके पास रेजिस्टिव फोर्स होता है, किसमें, स्प्रिंग के पास। आई बात समझ में। तो जब तुम पहले चार्ज को यहाँ पे लाने की कोशिश करोगे, तो पहला चार्ज लाने में यहाँ पे रुकावट कौन डाल रहा है, कोई भी नहीं। सिंपल सा एक कहानी में बताता हूँ। जंगल में मान लो बहुत तूफान चल रहा है, जंगल में एक घर है, कई सारे बंदे। पहला बंदा जब जंगल में गया, सॉरी जब वो तूफान आया, तो पहला बंदा जब वो घर में गया, आराम से गया, कूलर चलाया, एसी चलाया, मस्त बंदा सो गया। क्यों, क्योंकि वहाँ पे कोई वो किसी से लड़ा नहीं। क्यों, क्योंकि वहाँ पे कोई भी नहीं था उसको रजिस्ट करने के लिए, उसको रोकने के लिए, तो वहाँ पे आराम से गया। बताओ वो वर्क डन किया क्या, नहीं ना। अब जब दूसरा बंदा आएगा तो अब वो घर में एंट्री ले लेगा क्या, नहीं, क्योंकि पहला बंदा रजिस्ट करने के लिए क्या होगा, उसको रजिस्ट करेगा कि मत अंदर आओ। तो वो दूसरा बंदा जब अंदर जाना चाहेगा तो उससे लड़ाई करेगा, तो बताओ वर्क डन कर रहा है, तो ये वर्क डन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी में। बात समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। मैं एक कहानी से कोरिलेट करने की कोशिश किया। तो पहला चार्ज जब आएगा, बताओ वर्क डन कितना, जीरो, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना, जीरो। दूसरा चार्ज जब आएगा तो ये चार्ज इसको रोकेगा, तो पोटेंशियल एनर्जी होगा। बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ, पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो सुनो, तो पोटेंशियल एनर्जी का हम लोग ड्राइवेशन करते हैं, आप टाइम पास नहीं करते पोटेंशियल। तो समझ में आ ही गया होगा कि तुम्हें, देखो फिजिक्स को समझना बहुत ज़रूरी है, फील आना ज़रूरी है। इसलिए मैं, ये नया चैप्टर था तो थोड़ा टाइम लिया चीज़ों को समझाने में कि क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी। मैं डायरेक्ट ड्राइवेशन पे भी आ सकता था, लेकिन फील आना ज़रूरी है, तभी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आएगा। जब इंटरेस्ट आएगा तो मज़ा आएगा पढ़ने में, तो तुम अच्छा कर सकते हो, ठीक है, क्लियर है। तो ये चार्ज है, एक चार्ज को हम इन्फिनिटी से ला रहे हैं। इन्फिनिटी का मतलब समझ में आता है ना क्या होता है। इन्फिनिटी का मतलब ये नहीं 1 करोड़ किलोमीटर, ये पहले भी बता चुके हैं। इन्फिनिटी इट्स ए रिलेटिव टर्म्स, ठीक है, क्लियर है। तो हम ये चार्ज को यहां से मान लो ये यहां तक पिलाते हैं R, ये पॉइंट P है जो यहां से R डिस्टेंस पर, यहां पे इस चार्ज को लाते हैं। तो बताओ आप मेरे को, तो ये पता चल गया जितना वर्क डन करेगी इसको यहाँ से यहाँ लाने में, वही किस में कन्वर्ट हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, क्लियर है। यस सर, समझ में आ गया। तो एक बात बताओ, जब तुम इस चार्ज को यहाँ से यहाँ ला रहे हो तो फोर्स कांस्टेंट है क्या, बताओ। स्प्रिंग में शुरुआत में फोर्स क्या होता है, कम लगाना पड़ता है, धीरे धीरे जैसे जैसे कंप्रेस होता है फोर्स की वैल्यू क्या हो जाती है, बढ़ती जाती है। फोर्स की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज करती जाती है। अगर फोर्स की वैल्यू बढ़ेगी, समझ में आ रहा है, फोर्स की वैल्यू बढ़ेगी, तो अब बताओ लगातार फोर्स की वैल्यू चेंज होने के कारण यहाँ पे डायरेक्ट वर्क डन का फॉर्मूला F/S लगा सकते हो, एकदम भी नहीं सर, क्योंकि फोर्स की वैल्यू बदल रही है लगातार। तो हम लोग को क्या करना होगा, समझ में आ रहा है ना। तो हम लोग को क्या करना होगा, एक एलिमेंट लेना होगा dx, और कितने डिस्टेंस पे, x पे। तुम लोग इस पे PhD कर चुके हो, इंटीग्रेशन हम लोग कैसे करते हैं।
अब यहाँ से ये चार्ज को इस dx अब dx में बताओ फोर्स की वैल्यू ऑलमोस्ट क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि ये dx में बहुत ज़्यादा चेंज तो नहीं आएगा ना। स्प्रिंग में एक यहाँ पे जितना फोर्स लग रहा है उतना ही यहाँ स्प्रिंग को कंप्रेस करते समय यहाँ पे जितना फोर्स लग रहा है हल्का सा और आगे जाओ तो यहाँ पे भी तो उतना ही लगेगा ना। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट फोर्स की वैल्यू क्या है, सेम है dx में, ये इतने करने में। तो मान लो यहाँ से यहाँ तक चार्ज को जब ले जा रहे हो तो उसका वर्क डन क्या है, dw। तो बताओ फोर्स क्या हो, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, F डॉट कितना डिस्टेंस मूव कर रहे हो dx, तो यहाँ क्या लिखोगे dx, ठीक है, F डॉट dx, ये क्या गया dw। तो dw F, बताओ ये चार्ज जब यहाँ पे आ रहा है तो ये चार्ज इस पे फोर्स किधर लगा रहा है, उधर, और ये डिस्प्लेस किधर कर रहा है, इधर। तो एंगल कितना होगा दोनों के बीच में, बताओ 180 डिग्री, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इधर, फोर्स क्या उधर, तो 180 डिग्री। तो dw इक्वल टू क्या आ गया, जब कॉस लगा देते तो ये एरो हट जाता है वेक्टर का, याद रखना, F dx माइनस आ गया dw इक्वल टू। अब बताओ यहाँ पे इसके कारण फोर्स क्या होगा, तो dw इक्वल टू फोर्स क्या होगा, k q, ये तो PhD की इस पे कूलम्ब्स लॉ पे। तो बताओ k, यहाँ पे ये चार्ज अगर होता है तो k कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन x स्क्वायर। ओके सर, यहाँ पे फोर्स यही होगा ना, और यहाँ पे dx, ये छोटा सा वर्क डन आ गया तुम्हारा, ये छोटा सा वर्क डन आ गया तुम्हारा। अब हमें क्या करना है बताओ, याद है ना, क्या समझ में आ रहा है ना। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला लग गया, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन। तो dw का भी इंटीग्रेशन, और इधर कांस्टेंट को बाहर करो। कौन कौन कांस्टेंट है, k सर कांस्टेंट है, q भी और q भी, dx अपॉन x स्क्वायर का क्या कर दो, इंटीग्रेशन। सर कहाँ से कहाँ तक बताओ, तुम खुद से कहाँ ला रहे हो, इन्फिनिटी से लेके r तक ला रहे हो ना, इन्फिनिटी से लेके r तक ला रहे हो, तो यहाँ पे लिमिट क्या लिखोगे, इन्फिनिटी से r तक, ठीक है। तो dw का इंटीग्रेशन क्या हो गया, w k कैपिटल q dx अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन बताओ क्या होता है। अभी तक मैं जान चुका हूँ -1 अपॉन एक्स होता है, देख लो ना, x पे पावर -2 dx लिख सकते हो इसको, ऊपर जाएगा तो -2, इंटीग्रेशन में एक पावर प्लस किया जाता है, और जो आता है उससे हम लोग को डिवाइड करना होता है। तो पावर प्लस करोगे तो -2 प्लस 1, तो -1 से डिवाइड करोगे तो क्या बन जाएगा, x पे पावर -1, तो क्या बन गया, -1 अपॉन एक्स। ये याद, ये एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन इतना तो जानते हो तुम लोग अच्छे से, इतना तो इंटीग्रेशन आराम से कर लोगे। तो बता इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, अच्छा यहाँ पे थे हम लोग, ओके। तो यहाँ पे क्या बन गया, -1 अपॉन एक्स, इसका इंटीग्रेशन बन गया कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी से लेके r तक। चलो ठीक है, तो बताओ w इक्वल टू क्या आ गया, k q माइनस को बाहर कर दो, लिमिट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अच्छा यहाँ पे एक dw इक्वल टू माइनस लिखे थे ना, dw इक्वल टू जो था यहाँ पे देखना माइनस था, यहाँ पे माइनस था, -f dx लिखे थे, तो इसके बाद माइनस हट गया था, वो देख लेना, वो माइनस हट गया था, ठीक ना। तो यहाँ पे माइनस पहले भी एक था और एक इसका माइनस आएगा, ये देख लेना। वहाँ पे dw इक्वल टू जो था हमारा -k -f dx था ना, क्योंकि 180 डिग्री पे माइनस आया था, -1, तो -180 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, -1 ना, तो -1 फोर्स की वैल्यू k q अपॉन एक्स स्क्वायर dx, ठीक ना। तो एक माइनस वो यहाँ पे होगा, तो बताओ ये जब माइनस यहाँ पे होगा, समझ में आया, एक माइनस यहाँ पे होगा, देख लेना। चलो तो देखो, अब ये माइनस जब बाहर आएगा तो इसको क्या कर देगा, प्लस, तो क्या बन गया, k कैपिटल q यहाँ पे क्या करोगे, ये माइनस माइनस प्लस हो गया था, ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया, प्लस, समझे, ये माइनस क्या हो गया, प्लस, तो यहाँ पे प्लस कर दिए। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करो अपर लिमिट, अब ये माइनस को बाहर कर चुके हैं। चलो एक स्टेप और कर देते तुम लोग के लिए, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, बोलोगे जादू से कहाँ से आ गया। तो w इक्वल टू क्या है, k कैपिटल q अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी। तो बताओ क्या आ गया, w इक्वल टू k कैपिटल q अपॉन r, ये क्या आ गया तुम्हारा, वर्क डन, ये तुम्हारा क्या आ गया, वर्क डन, ठीक है। तो बताओ ये वर्क डन जो है किस में चेंज हो गया,
पोटेंशियल एनर्जी में। ये वर्क डन किस में चेंज हो गया? पोटेंशियल एनर्जी में। तो इसी वर्क डन को हम लोग क्या लिखेंगे? पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या आ गया? के क्यू क्यू अपॉन आर। तो ये पोटेंशियल एनर्जी का क्या होता है? फॉर्मूला होता है। ये पोटेंशियल एनर्जी का क्या होता है? फॉर्मूला होता है। समझ में आ गया? के क्यू अपॉन आर। क्लियर है? अब देखो तुमको लग रहा होगा ये तो पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब ध्यान देना ना, ये रिपल्सिव फोर्स था तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव में आए। अगर ये रिपल्सिव फोर्स ना होता, ये अट्रैक्टिव फोर्स होता तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में आता। बोलोगे सर कैसे? एक बात बताओ, रिपल्सिव फोर्स था तो तुम्हें पास मान लाने के लिए क्या करना पड़ा? वर्क डन करना पड़ा, ठीक है। अगर अट्रैक्टिव होता तो तुम क्या करते? उसको पास, वो अपने आप जा रहा होता ना तो उसको, अच्छा जब तुम पास लाते तो एक बात याद रखना, हम लोग बहुत स्लो लाते हैं वेलोसिटी, हम लोग बहुत स्लो लाते हैं, इस तरह से लाते हैं कि काइनेटिक एनर्जी ऑलमोस्ट क्या हो? जीरो। तो हमें स्लो लाना होता है, स्लो लाना होता है, ठीक है। अगर ये अट्रैक्टिव होता तो यहाँ पे ले जाने के लिए हम लोग अभी वर्क डन क्या कर रहे थे? फोर्स इधर लगा रहे थे, ठीक है। अगर ये अट्रैक्टिव होता तो बताओ इसको अगर यहाँ पास लाना है, स्लो ले जाना है, तो ये तो खुद खींच रहा है बहुत तेजी से इसको, तो इसको रोकने के लिए हमें फोर्स किधर लगाना पड़ता? फिर इधर फोर्स लगाना पड़ता ना, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाता है यहाँ पे? नेगेटिव, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाता? नेगेटिव आ जाता। तो U इक्वल टू माइनस के क्यू अपॉन आर हो जाता, ठीक है। तो देखो इसमें और फोर्स वाले फॉर्मूले में क्या अंतर है ना, सुनो। फोर्स में जब तुम लिखते हो ना के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो वहां पे कभी फॉर्मूले में माइनस नहीं लिखते, वहां पे माइनस नहीं लिखते। माइनस वहां क्या बताता है? डायरेक्शन को। वहां माइनस क्या बताता है? डायरेक्शन को। लेकिन जब पोटेंशियल में लिखोगे ना, तो अगर एक चार्ज पॉजिटिव एक चार्ज नेगेटिव है तो यहाँ माइनस क्यू और एक प्लस क्यू लिखना पड़ेगा, तो ओवरऑल अपने आप माइनस क्यू हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ माइनस डायरेक्शन को नहीं बताता, इसलिए यहाँ फॉर्मूले में पुट करना पड़ेगा माइनस। अगर माइनस क्यू अगर माइनस में तो फॉर्मूले में पुट करो। फोर्स में हम लोग कभी भी फॉर्मूले में कोई माइनस यूज नहीं करते थे। माइनस साइन वहाँ डायरेक्शन को इंडिकेट करता था, हम लोग खुद सोच लेते थे अगर माइनस इधर फोर्स लग रहा प्लस उधर फोर्स लग रहा तो ऑटोमेटिक हम लोग माइनस ये फोर्स माइनस ये फोर्स करते थे, तो वहाँ डायरेक्शन बताता था कौन? नेगेटिव साइन। और यहाँ पे माइनस साइन डायरेक्शन नहीं बताता, यहाँ पे ये इसके रिजल्ट को बताता। तो अगर फॉर्मूले में लगा रहे हो तो क्यू माइनस वहाँ पे लिखना होगा तुम्हें, ठीक है। इस वाले फॉर्मूले में पोटेंशियल एनर्जी में सर क्यों यहाँ पे डायरेक्शन नहीं बताता? क्योंकि ये क्या है? पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी। एनर्जी कोई भी एनर्जी कौन सी क्वांटिटी होती है? स्केलर होती है। यहाँ माइनस साइन पुट नहीं, सॉरी यहाँ माइनस फिर डायरेक्शन नहीं बता सकता क्योंकि स्केलर क्वांटिटी का डायरेक्शन होता नहीं। तो यहाँ माइनस क्या बता रहा था? यहाँ माइनस इसकी वैल्यू को बता रहा। जैसे हम लोग हाइड्रोजन आइटम का पढ़े होगे, तुम लोग भी पढ़े होगे, वहाँ पे माइनस 13.6 होता है, उसके ऊपर जाओ तो माइनस की वैल्यू कम हो जाती है। अब जो भी होती है देख लेना। तो हम लोग बोलते हैं ना उसकी एनर्जी ज़्यादा है, नीचे वाले की क्या है? कम। माइनस 13.6 कम होता है, माइनस मान लो ऊपर जो भी 5 मान लो 5 है, ठीक है। तो हम लोग बोलते हैं तो -5 का एनर्जी ज़्यादा और -13.6 का कम है, क्योंकि मैग्नीट्यूड हम लोग वहाँ ये भी चेक करते थे माइनस में मैग्नीट्यूड अगर है तो वैल्यू क्या है? कम। जैसे हम बोलते हैं ना -4 लोअर है -2 से, तो यहाँ पे ये चीज़ कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। लेकिन फोर्स में वो डायरेक्शन बताता था। बात समझ में आया हम क्या बोल रहे हैं? तो ये पोटेंशियल एनर्जी। अब बोलोगे सर पोटेंशियल क्या है? तो देखो पोटेंशियल क्या है ना, जैसे हम लोग है ना ये चार्ज था, इस चार्ज को लाए थे, अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड। पोटेंशियल एनर्जी क्या है? अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड टू कैरी ए चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। ये बोलते हो। पोटेंशियल में क्या हो जाएगा? अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड टू कैरी ए यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इज नोन एज पोटेंशियल ऑफ दैट चार्ज। क्योंकि सिस्टम का नहीं होता, ये सिस्टम का नहीं होता। पोटेंशियल के लिए एक चार्ज चाहिए। क्यों बता रहे? पर यूनिट बोला है ना, पर यूनिट। तो क्यू की वैल्यू यहाँ पे क्या होनी चाहिए? यूनिट बोला है, तो क्यू की वैल्यू यहाँ पे क्या होनी चाहिए? 1। तो पोटेंशियल का अगर फॉर्मूला लिखते हो तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा? के क्यू अपॉन आर। मतलब पोटेंशियल एनर्जी मान लो ये 10 कूलम का चार्ज होता है और तुम्हें 100 जॉल वर्क डन लगा, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? 100 जॉल। और बोलेगा कोई पोटेंशियल बताओ तो ये कितने कूलम का चार्ज था? 10 का। तो पर यूनिट चार्ज कितना हुआ? 100/10, 10 जॉल हो गया ना। तो 10 जॉल पर कूलम हो गया ना। तो पोटेंशियल क्या होगा? 10 जॉल पर कूलम। ये क्या होगा? 100 जॉल। इसकी यूनिट जॉल कूलम होती है, जॉल पर कूलम होती है, क्योंकि इसमें चार्ज का डिवाइड किया तभी तो ये बना। तो ये जॉल पर कूलम है, इसकी एनर्जी इसकी यूनिट क्या होती है? जॉल। इसकी जॉल पर
कूलम होती है। यहाँ तक क्लियर है सभी को? ओके, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये पोटेंशियल एनर्जी, ये क्या है? पोटेंशियल है। क्लियर है? अब देखो क्या है ना इसमें पोटेंशियल एनर्जी, हाँ पोटेंशियल एनर्जी का जरूरी नहीं दो चार्ज, कई सारे चार्ज भी हो सकते हैं। जैसे देखो तुमसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें, चलो ट्रायंगल वाला कर लेते हैं, ये लंबा चला जाएगा, तुम लोग ये प्रैक्टिस कर लेना, ये होमवर्क में दे दूंगा। मान लो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। देखो ये फोर्स से इजी चैप्टर क्यों है मैं बताता हूँ। फोर्स में तुम्हें ना, जैसे देखो क्या है, इसी क्वेश्चन से तुम्हें पता चल जाएगा फोर्स से इजी क्यों है। मान लो 3 कूलम चार्ज है, यहाँ पे 2 कूलम चार्ज है, यहाँ पे -1 कूलम चार्ज है। अब तुमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है ना कि इस पूरे सिस्टम की एनर्जी बताओ, इस पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बताओ, इस पूरे सिस्टम की क्या बताओ? पोटेंशियल एनर्जी बताओ। कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई भी नहीं लगाओगे, इसका प्लस बी इसका प्लस 2 बी कॉस का, कुछ भी नहीं लगाना है यहाँ पे, डायरेक्ट बस फॉर्मूला लगाना है, बस फॉर्मूला। कोई तुमसे पूछेगा कि बताओ इसकी पोटेंशियल एनर्जी बताओ, तो देखो सुनना, मान लो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल 2 मीटर का है, ध्यान दो क्या करो, पोटेंशियल एनर्जी पूछा है, ओके सर ओके सर ओके सर ओके सर, ए बी और सी। देखो क्या करो, पहला चार्ज आने में कितना वर्क डन लगा, कोई भी पहला चार्ज मान सकते हो, पहले ये आए कोई भी मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर में। मान लो 3 कूलम की बात करते हैं, वर्क डन ए चार्ज जो ए है कितना लगा? 0। क्यों? क्योंकि पहला चार्ज जब तुम ला रहे हो तो ये दोनों तो नहीं था ना। जैसे मान लो ये ट्रायंगल हम दोबारा बना रहे हैं, एक सिस्टम बनाने जा रहे हैं, पहला 3 कूलम चार्ज लाया, बताओ कोई अपोज करने वाला था क्या? नो सर। तो वर्क डन क्या हो गया? 0। इसको लाने में वर्क डन कितना लगा? 0। ओके, अब बी को लाने में कितना लगा? वर्क डन फॉर बी कितना लगा बताओ? तो बी को लाने में मेरे को कितना लगा? ये अब 3 कूलम, यहां पे जब 2 कूलम लाओगे 3 कूलम इसको क्या करेगा? अपोज। तो बताओ कितना फॉर्मूला? के इंटू 3 इंटू 2 अपॉन आर। ये 2 मीटर का इक्विलेटरल है तो ये भी 2 होगा, 2 से 2 गया तो डब्ल्यू बी क्या आ गया? 3K। ये तुम्हारा फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। अब बताओ जब तीसरा लाए -1 कूलम, तो -1 कूलम को जब लाए तो ये भी चार्ज रोक रहा है और ये भी चार्ज रोक रहा है। रोक रहा हो या अट्रैक्ट कर रहा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब अफेक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? अफेक्ट कर रहा है। ये चार्ज भी अफेक्ट कर रहा है और ये, सॉरी, ये इसको जब लाए तो ये चार्ज भी अफेक्ट कर रहा है और ये भी चार्ज दिख रहा है ना, ये भी चार्ज अफेक्ट कर रहा है और ये भी चार्ज क्या कर रहा है? ये भी चार्ज क्या कर रहा है? अफेक्ट कर रहा है, दोनों कर रहा है ना। तो वर्क डन ऑन सी, तो क्या लिखोगे? वर्क डन ऑन सी, वर्क डन ऑन सी ड्यू टू ए चार्ज प्लस वर्क डन ऑन सी ड्यू टू बी चार्ज, क्योंकि जब इसको लाए ये दोनों अफेक्ट कर रहा है ना। बात समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो बताओ क्या हो गया? के इंटू 3 इंटू -1, तो -3 अपॉन 2, इसके कारण माइनस ही और -2, के 2 इंटू 1 अपॉन क्या लिखोगे? कितने मीटर का? 2। तो ये क्या बन गया? 2 3 5 -5K। तो ये तुम्हारा क्या होगा? वर्क डन ऑन सी। तो देखो अब ए पे आ गया था कितना? 0, बी पे कितना आया? 3K और सी पे कितना आया? ये तुमसे पूरे सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी पूछा था ना सीबीएसई बार में, कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ। फालतू क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। अब बताओ इस घर को बनाने में कितना टाइम लगा? कुछ एनर्जी इसमें, कुछ एनर्जी इसमें, कुछ एनर्जी इसमें, जाहिर सी बात इसमें 0 आया। तुम इसको भी स्टार्ट कर सकते थे, ऐसा नहीं कि हम 3 लिए तो तुम भी 3 लो, तुम 2 से भी स्टार्ट कर सकते हो। पहला चार्ज 2, तो पहले को लाने में कितना लगा? 0, 2 को लाने में 0, फिर इसको लाने में इसको, आंसर सब में सेम आएगा। तो अब तीनों को क्या कर दो? सिस्टम की एनर्जी कितनी है? अगर कोई पूछो व्हाट इज द एनर्जी ऑफ सिस्टम, सिस्टम की एनर्जी कितनी है? तो ये वर्क प्लस ये वर्क प्लस ये वर्क, तो क्या लिखोगे? 0 + 3K माइनस 5K अपॉन 2। ये तुम्हारा सिस्टम की एनर्जी आ गई। समझ में आया? ये सिस्टम की एनर्जी आ गई। अब तुम लोग क्या करोगे? तुम लोग क्या करोगे? सुनो, 2 कूलम -1 कूलम 4 कूलम, चलो ऐसा वैल्यू दे देते हैं जो कि 2 से कट जाता है, तुम लोग के लिए हो जाएगा।
और ये 6 और ये 8 कूलम, 2 मीटर का स्क्वायर है, ठीक है। इस पूरे स्क्वायर के पूरे सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी मेरे को करके बताना, और ये होमवर्क है तुम्हारे लिए, क्लियर है। करके जो भी आंसर आएगा कमेंट सेक्शन में मेरे को लिख देना, मेरे को पता चल जाएगा तुम लोग कर लियो, क्लियर है। ये होमवर्क का होमवर्क लिख लो। तो ये पता चला। हाँ, अब देखो पोटेंशियल का क्वेश्चन कैसे आ सकता है। पोटेंशियल का क्वेश्चन इससे भेजिए। पोटेंशियल का क्वेश्चन देखो कैसे आएगा, बोलेगा ना ये ट्रायंगल है, 3 कूलम 2 कूलम, इसको 4 कूलम कर लेते हैं, इसको माइनस, ये 2 मीटर का इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ए बी और सी पे क्या निकालो पोटेंशियल, सी पे क्या निकालो पोटेंशियल। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, के क्यू अपॉन आर, पोटेंशियल एनर्जी का के क्यू1 क्यू2 अपॉन आर, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है, तो बताओ पोटेंशियल एट सी क्या हो जाएगा। अब इसमें सिस्टम का कभी नहीं पूछेगा पोटेंशियल एनर्जी, बिकॉज पोटेंशियल इज नॉट अ पोटेंशियल सिस्टम का फंक्शन नहीं है। सिस्टम का फंक्शन क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, नॉट पोटेंशियल। तो पोटेंशियल जब भी क्वेश्चन में आएगा तो किसी पॉइंट पे पूछ रहा होगा पोटेंशियल, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछता था ना किसी पॉइंट पे, लेकिन फोर्स पूछने के लिए 2 चार्ज का होना बहुत जरूरी है। उसी तरह यहाँ पे पोटेंशियल के लिए बस पॉइंट पे पूछ देगा, बताओ पोटेंशियल कितना। बहुत इजी। देखो ये इजी क्यों है, क्योंकि तुमको अब यहाँ पे दिमाग नहीं लगाना है 60 डिग्री कितना डिग्री, ये डिग्री वो डिग्री, कोई मतलब नहीं है तुमको। डायरेक्ट क्या करोगे, पोटेंशियल एट सी ड्यू टू ए प्लस पोटेंशियल एट सी ड्यू टू बी। फॉर्मूला के क्यू कितना है 4 अपॉन आर कितना 2, और ये माइनस है तो माइनस के इंटू 2 अपॉन आर कितना 2। सॉल्व करो फटाफट, खत्म कहानी। सर ये तो बहुत ईजी है, आई बात समझ में, क्लियर है। अब पूछ देता कि ना इन दोनों चार्ज के कारण यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी, नॉट के सिस्टम का। याद रखना सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी अलग है, किसी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट अलग है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितना है, तो बोलोगे सर पोटेंशियल एनर्जी तो 2 चार्ज, मतलब पोटेंशियल एनर्जी के लिए चार्ज का होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे चार्ज तुम्हें देगा, बोलेगा जैसे कि मान लो 2 कूलम चार्ज है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई 2 कूलम, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। देखो सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी पूछे तो जो इससे पहले के वो किसी चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी पूछ दे, बस चार्ज का, कि 2 कूलम चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी बताओ, बस 2 कूलम चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी बताओ, तो बस क्या करोगे, जैसे इसी क्वेश्चन में इंटू टू कर देते, और ये क्या बन जाता पोटेंशियल एनर्जी इस चार्ज का इस पॉइंट पे। सिस्टम का अलग तरीका है, किसी पॉइंट पे निकालने का पोटेंशियल एनर्जी का अलग तरीका है, ये बात समझ में आना चाहिए तुम्हें, ठीक है, क्लियर है। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी का एक और क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, जो कि कई बार सीबीएसई में आया हुआ है। कोई भी न्यूक्लियस दे देगा, जो भी मान लो, कोई भी न्यूक्लियस दे देगा, बोल देगा न्यूक्लियस का रेडियस है कुछ भी, मान लो 4 फर्मी दे देगा। 4 फर्मी समझते हो, एक फर्मी में 10⁻⁻15, तो इसका 10⁻⁻15 मतलब मीटर में आ गया, 4 × 10⁻⁻15, 4 × 10⁻⁻15 उसका क्या है रेडियस न्यूक्लियस का मीटर में। और इसका जो जेड है वो दे दिया मान लो 40, सपोज कर लो 40। बोलेगा बताओ पोटेंशियल इसके सरफेस पे कितना होगा, पोटेंशियल इसके सरफेस पे कितना होगा, तो बताओ पोटेंशियल का फॉर्मूला के क्यू अपॉन आर। तो के क्यू की वैल्यू कितनी होगी, जेड बताओ 40 है, प्रोटॉन भी अंदर 40 होगा, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस तो बस प्रोटॉन ही अंदर होगा, न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन तो नहीं होता ना, बस प्रोटॉन होता है, तो बस प्रोटॉन लोगे। 40 × 1.6 × 10⁻⁻19, क्योंकि एक प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है 1.6 × 10⁻⁻19 अपॉन आर। आर की वैल्यू क्या है 4 × 10⁻⁻15, यहाँ से पोटेंशियल आ गया। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो ये पोटेंशियल का क्वेश्चन इस तरह का बेसिक क्वेश्चन मैं अभी करवा रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद जो मैं लेक्चर करवाऊंगा उसमें ये मैं बताऊंगा ना डिफरेंस, व्हाट इज द वर्क डन ड्यू टू। देखो 2 तरीके का वर्क डन होता है, एक एक्सटर्नल वर्क डन होता है और एक वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स होता है। कंजर्वेटिव फोर्स में सर क्या, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसकी बात मैं कर रहा हूँ। ग्रेविटेशनल फोर्स भी कंजर्वेटिव फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स भी कंजर्वेटिव फोर्स, यस, ठीक है। कंजर्वेटिव का मतलब समझते हो क्या होता है, जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है ना, अधिकतर सभी कंजर्वेटिव के अंदर ही आता है, ठीक ना। तो तुमसे कोई पूछ सकता है कि हम जो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेगा वो पढ़ेगा वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स एंड व्हाट इज द डिफरेंस एंड व्हाट इज वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स, इन दोनों में डिफरेंस पड़ेगी।
देखो बहुत अलग है इन दोनों का डिफरेंस। यही सब कॉन्सेप्ट में स्टूडेंट गलती कर देते हैं। हम लोग अगले लेक्चर में क्या पढ़ेगा, वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स में क्या डिफरेंस होता है और वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। क्योंकि देखो यहाँ पे जो इन दोनों का डिफरेंस समझ में आ जाएगा ना, आगे कोई भी न्यूमेरिकल गलत नहीं कर पाओगे। नहीं तो स्टूडेंट गलत कर देते, 4 ऑप्शन में एक -10 जॉल होगा और एक 10 जॉल होगा। स्टूडेंट को अब ये कन्फ्यूजन हो जाता है -10 करे कि +10 करे। ठीक है, तो आगे का लेक्चर में ये करूँगा, बहुत ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं होगा वो। उसके बाद मैं बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल को इस पर करवाऊँगा, क्योंकि देखो इस कॉन्सेप्ट पे न्यूमेरिकल बहुत अच्छे बनते हैं। ठीक ना, क्लियर है। तो जहाँ तक मेरे को लगता है क्लियर हो गया होगा तुम लोग को। लेक्चर अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, अपने दोस्तों में शेयर भी कर सकते हो। और अगर लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आ गया तो अंडरस्टूड भी लिख सकते हो। और आज का अभी का लेक्चर, मतलब आज का नहीं, ये लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।